आज हम एक नया किस्म का एडर देखेंगे। हम इससे पहले कैरी रिपल एडर देख चुके हैं, कैरी लुक अहेड एडर देख चुके हैं, मल्टी ऑपरेंड कैरी रिपल एडर देख चुके हैं। अब हम एक नया एडर देखेंगे। बिफोर दैट लेट्स जस्ट लुक एट द प्रोसेस ऑफ एडिशन। लेट्स से मुझे इस तरीके से 4 नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। सो हमें ये 4 नंबर ऐड करने हैं। हम किस तरीके से एडिशन करते हैं? हम यूं करते हैं 1 + 1 0 कैरी 1 एंड सो ऑन। अब देखिए चीज फास्ट कब होगी, एडिशन क्विक कब होगी? एडिशन उस वक्त क्विक होगी जब आप ऑपरेशंस पैरेलल में चला सकें। ऑपरेशन पैरेलल में चलाने में इशू ये है कि यार कैरी का क्या करें। फॉर एग्जांपल 1 and 1 0, यहाँ पे कैरी 1, तो इस जगह पर एडिशन आप उस वक्त नहीं कर सकते जब यहाँ की एडिशन हो, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द कैरी। कैरी लुक अहेड एडर इस प्रॉब्लम को ऐसे रिजॉल्व करता है कि सबकी कैरीज के लिए अलग से सर्किट बना के देता है। अभी हम एक नई बात करते हैं। नई बात यह है कि 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1 कैरी 0, 1 + 0 1 कैरी 0, 1 + 1 0 कैरी 1। अब ये जो मैंने समेशन की है ये चारों बिट की एक ही साथ हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो 4 बिट्स ऐड हुई हैं अब एक साथ ऐड हो सकती है, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर। यू नो आंसर कब आएगा? जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे। तो एक स्टेप में एक टाइम में ये दोनों ऐड हो गए, नेक्स्ट इंस्टेंस में इसमें ये ऐड होगा और आपको पता है 1 and 1 0 कैरी 1, और फिर वही बात आ जाएगी कैरी की। वो है इशू। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं तो गलत नहीं है। आप कह सकते हैं सर आपने कैरी को क्यों नहीं ऐड किया? भाई मैं ठहर के ऐड कर रहा हूं ना, तकलीफ क्या है इसमें? गलत तो नहीं है ना कम से कम। आई एम नॉट एडिंग इट राइट नाउ, मैं उसके बाद करूंगा। फायदा ये हो रहा है कि अब जितनी बिट्स हैं मैं उन सबको पैरेलल में ऐड कर पा रहा हूं एक बार। So this was the number A and this was the number B and let's say this is the number D, ठीक है। मुझे इस तरह से एडिशन करनी है, तो इसी मिसाल को मैं दोबारा से करके दिखाता हूं और उसमें मैं एक नई चीज और करूंगा। मैं ये करता हूं कि A, B और D को एक साथ ऐड कर रहा हूं। 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0। तो 1 and 1 0 कैरी 1, 1 and 1 0 कैरी 1, 1 and 1 0 कैरी 1, 1 1 1 1 1 कैरी 1। एक वक्त में 3 को लेकर ऐड कर दिया और ये सब पैरेलल में हुए। यानी अगर मैं आप लोगों से भी कहता तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 लोग पैरेलल में एक साथ आंसर देने की पोजीशन में थे। ऑल्दो दिस इज नॉट द आंसर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर है, लेकिन इस तरह हो सकता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, A B D और ये E है, मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर रहा, अभी ऐड नहीं कर रहा, मैं इसमें E को ऐड कर रहा हूं 1 0 0 1। क्योंकि देखिए एडिशन का जो प्रोसेस है, एडिशन ऐसी चीज है, मुझे नंबर ऐड करने हैं 5 + 6 + 7 + 9। मैं ऐसा करता हूं कि मैं 9 + 7 + 5 + 6 करता हूं, गलत आंसर आएगा क्या? सेम थिंग। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको ऐड करना है ना, कर लेंगे, ठहर के कर लेंगे, लेकिन इस तरह से कर रहा हूं। अच्छा, अब जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो वही बात एक साथ 0 + 1 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 1 1 कैरी 0। अभी भी ये काम मैंने पैरेलल में कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आंसर नहीं आ रहा आपके पास, लेकिन आप पैरेलल में करते हैं, ग्रेट, ठीक है। तो यहां पर हमने A + B + D कर दिया और उसके बाद हमारे पास ये था, मैंने इसमें E ऐड कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मेरे पास F है तो मैं 1 0 1 0, दिस इज F बाय द वे, इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो 1 and 0 0 कैरी 1 1 कैरी 0 0 कैरी 1 0 कैरी 1। तो जितने भी नंबर है मैं उन्हें इस तरह से करता चला जाऊं तो ये सारा काम पैरेलल में हो सकेगा। आंसर आया कि नहीं आया? आंसर नहीं आया। आप कह सकते हैं दिस इज द सम एंड दिस इज द कैरी। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं अभी इनको ऐड नहीं कर रहा, अब मैं इस चीज का ब्लॉक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ठीक है, और फिर इसके लिए जो काम करना होगा वो फिर देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये हो रहा है कि एक वक्त में नंबर्स ऐड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बिट पोजीशन पर
आपको किसी भी बिट पोजीशन पर देख रहे हैं, आप कैरी का इंतजार कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग कैरी फ्रॉम द सीरीज। सो देखिए अब हम एडिशन कैसे करेंगे। ये मेरे पास ब्लॉक है फुल एडर का, ये मेरे पास ब्लॉक है फुल एडर का, ये मेरे पास फुल एडर का ब्लॉक है, ये मेरे पास फुल एडर का ब्लॉक है, एंड सो ऑन। दीज आर ऑल फुल एडर्स। ठीक है, फुल एडर्स यानी कि ये इनके इनपुट क्या है, ए बी डी। इसका जो आउटपुट क्या है, अगर आप एक फुल एडर देखिए, इससे एक आउटपुट मिल रहा है सम, और इसकी एक आउटपुट है कैरी। इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई देखो, ये रही सम बिट, सम बिट, सम बिट, सम बिट, सम बिट। इसको कैरी कहां से मिल रही है, इस ब्लॉक को कैरी कहां से मिल रही है, पीछे वाली स्टेज से? नहीं, चेक तो करें। अभी जो आप एडिशन कर रहे हैं, क्या आप सेकंड बिट पोजीशन पे कोई कैरी भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे, तो यहां पर कोई कैरी नहीं होगी। अच्छा, तो इसकी जो कैरी निकलती है वो जाएगी कहां? वो इधर नहीं जाएगी, अगली बिट पोजीशन पर नहीं, अगली बिट पोजीशन पर जाएगी, लेकिन इस ब्लॉक को नहीं मिलेगी। इस ब्लॉक को क्या मिलेगा, इसको इनपुट मिलेगा ए नॉट, बी नॉट एंड डी नॉट। इसको क्या इनपुट मिलेगा, A1, B1 एंड D1। इसको इनपुट क्या मिलेगा, A2, B2 एंड D2। ये क्या बात हुई भाई, ये है A नॉट, ये है B नॉट, ये है D नॉट, तो इसको A नॉट, B नॉट और D नॉट मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, एक सम बिट मिली और दूसरी क्या मिली, 1 + 1 0 कैरी 1। वो कैरी 1 कहां लिखा है, नीचे यहां पे। ठीक है, इसका मतलब ये है, अब ये 3 नंबर किसको मिल रहे हैं, एक दूसरे एडर को मिल रहे हैं। तो हम बेसिकली यहां पर एक और एडर की ब्लॉक चेन लगाते हैं। और अब आप ये देखिए कि इसकी जो कैरी है वो इधर दूं या इधर दूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये क्या बात हुई सर, आप इधर भेजते, नहीं भेज रहा, मैंने इसी बिट पोजीशन पे बाद में भेजा है, तो सर आंसर तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, आप पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, इट्स द सेम थिंग। आपने नंबर को पहले ऐड करना है बाद में। इसी तरीके से इससे जो कैरी बिट निकली है उसको मैंने यहां भेज दिया, अगली बिट पोजीशन पर तो भेज रहा हूं, लेकिन मैं संभाल के रख रहा हूं, अगली बार के काम में आएगी। अच्छा, तो एक तो आ गई सम बिट, और क्या मिलेगा, वो जो एक इनपुट था ई नॉट, E1, E2, E3 एंड सो ऑन टिल En-1। अगर आप यहां पर देखें तो ये कौन है, ये है A नॉट, B नॉट एंड दिस इज D नॉट। इससे ये जो बिट मिली है क्या है, ये बिट मिली है आपको, ये है S नॉट, और ये क्या बिट है, ये है C1। अब आप देखें एडिशन कैसे हो रही है, ये है E नॉट और ये है E1 और ये है E2 और ये है E3 और ये है C2 और ये है C3। अब खुद फैसला कर लीजिए किस तरह से एडिशन हो रही है, ये S नॉट है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। यहां मुलाजा फरमाएं, S नॉट और E नॉट ऐड हो रहे हैं, S नॉट और E नॉट ऐड हो रहे हैं। दूसरी जगह पे S1, E1 और C1, S1, E1 और C1, S2, C2 और E2, S3, C3 और E3। तो इस तरह से मैं ये कनेक्शन कर सकता हूं। अच्छा, ये कनेक्शन कर दिया, उसके बाद क्या होगा भाई, इससे भी सम निकलेगा, इससे कैरी निकलेगी, वो अगले वाले ब्लॉक को भेज दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको भी इसी तरीके से नीचे भेज दिया, इसको भी नीचे भेज दिया, इसको यहां नीचे भेज दिया, इसको यहां नीचे भेज दिया, एंड सो ऑन। अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लग जाएगा F नॉट, यहां आ जाएगा F1, यहां आ जाएगा F2 और यहां आ जाएगा F3, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा Fn-1। ठीक है ना, तो ये F है। अच्छा, अगर G आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, और ब्लॉक, एक और ब्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कहानी इसी तरीके से हैप्पीली एवर आफ्टर चलेगी।
अब क्या होगा, इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉक होंगे। इसमें क्या आएगा K0, इसमें आएगा K1, इसमें आएगा K2, इसमें आएगा K3 और इसमें आएगा Kn-1। सिमिलरली ऊपर से आने वाली सम बिट इसमें पहुंचेगी, ऊपर से आने वाली सम बिट इसमें आ रही है। और क्या मिल रहा है, इसको मिलेगा प्रीसीडिंग स्टेज से कैरी, जैसे कि यहां मिली थी। इसको मिलेगी प्रीसीडिंग स्टेज से कैरी, इसको मिलेगी प्रीसीडिंग स्टेज से कैरी, इसको भी मिलेगी प्रीसीडिंग स्टेज से कैरी। ये काम हो जाएगा। और इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा यहां से सम बिट और ये कैरी बिट, सम बिट और कैरी बिट। सम बिट आ रही है, कैरी बिट अगली पोजीशन पे, सम बिट आ रही है, कैरी बिट अगली पोजीशन पे हो रही है। तो यहां तक का जो ये जो सम और कैरीज आ रहे हैं ना, वो आप देख लीजिए, वो यहां पे मिल रहे हैं। अभी तक ये काम किया। इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं वाजे कर रहा हूं, बिफोर यू इवन आस्क मैं वो वाजे कर दूं। पहली बात, एक फुल एडर के कितने इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट्स होते हैं? एक फुल एडर के कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स? 3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा सर, आपने ए, बी और डी, इसमें से 2 इनपुट सम के होते थे और 1 इनपुट कैरी का होता था। ये आपने 3 इनपुट्स कैसे दे दिए? तो उसका जवाब, ये जो कैरी वाली पोजीशन है, मैंने उस पर भी ऑपरेंड ही भेज दिया। तो सर ये तो बहुत गंदी बात की आपने। नहीं, ए जोर बी जोर डी। आपको क्या पता है इसमें से कैरी कौन सी है? आप लोगों को वहम है शायद कि डी कैरी है। आप लोगों को एक वहम है कि डी कैरी है। किसने कहा? सम करना है तो सम के लिए सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ए जोर बी जोर डी इस तरीके से होता है। तो ये आपके पास A0 B0 A1 B1 एंड सो ऑन, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि ये सब कुछ करने का फायदा क्या हुआ। फायदा समझो, इस रो में से किसको इनपुट सबसे पहले मिलेगा? सबको साथ मिलेगा। तो ये रट गया, चलो गुड, दैट्स वंडरफुल। सबको साथ इनपुट मिलेगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आउटपुट कौन सा ब्लॉक देगा? A0 B0 देगा या A1 B1 देगा या सेकेंड लास्ट ब्लॉक देगा या लास्ट ब्लॉक देगा? सब साथ क्यों देंगे? क्योंकि जब सबको एक साथ इनपुट मिल रहा है तो सबका एक साथ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, एक कैरी आउटपुट है और एक सम आउटपुट है। कैरी पहले मिलेगी या सम आउटपुट पहले मिलेगी? कैरी पहले मिलती है, सम बाद में मिलती है। हमने पिछली बार भी कैरी रिपल एडर के जमाने से देखा था, ठीक है। तो कैरी पहले मिलेगा, सम उसके बाद में मिलेगा। बताओ, ये कैरी पहले मिलेगा या ये कैरी पहले मिलेगा? सारी कैरियां, ये खाने वाली नहीं है, प्लीज डोंट ईट देम। सारी कैरियां एक साथ आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आम की जगह सम्स आ जाएंगे, सारे कैरी बिट्स आएंगी और उसके बाद सारी सम बिट्स आएंगी। तो सारी सम बिट्स एक साथ मिल गई। सो लेटेस्ट टू अराइव टू दिस ब्लॉक कौन है? कैरी नहीं, सम। और E0 E1 वगैरह भाई ये तो पहले दिन से ही मौजूद थी। तो इसका मतलब है ये सारे ब्लॉक्स एक साथ चले, उसके बाद उन्होंने इसको इनपुट दिया, फिर ये सारे ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, उन्होंने इसको इनपुट दिया, फिर ये सारे ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे। अच्छा, रियली एक्साइटिंग थिंग इज दिस, ये कितने बिट का एडर मैंने बनाया है? ये मैंने कितने बिट का बनाया है? n बिट का बनाया है। लिखा हुआ है ना n, तभी तो n बिट का हुआ। अच्छा, अब n कितना है? ये तो n है, वजह तो नहीं बताई आपने कितना है, ठीक है। मैं कहता हूं n इज टू 3, इसका मतलब है 1 2 3। अब ये ब्लॉक्स नहीं है, सिर्फ यहां तक चल रहा है। इसमें कितना टाइम लगेगा इन सबको होने में? और अगर मैं 3 की बजाय 4 कर दूं तो इन सबको चलने के टाइम में कितना चेंज आएगा? 3 रखे हैं 4 रखे हैं? हाँ शहूद, क्या कह रहे हैं? सेम रहेगा। आपने ये बात कह दी, अगर मैं आपकी बात की तशरीह करूं कि चाहे मैं 3 बिट्स ऐड करूं चाहे मैं 4 बिट्स ऐड करूं, उसका टाइम सेम है। अच्छा, अगर 5 बिट ऐड करूं और 50 बिट ऐड करूं तो इसका मतलब ये है आप चाहे 10 बिट ऐड करें या 100 बिट ऐड करें, द टाइम टेकन विल बी सेम, विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि आपका जो कंप्यूटेशन का टाइम है, इट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स।
चाहे 4 बिट का नंबर हो या 40 बिट का नंबर हो, वो सेम टाइम में हो जाएगा। दिस इज समथिंग एक्साइटिंग। व्हाई? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मैंने बात की थी कैरी रिपल एडर की, तो मैंने कहा था कि हमारा जो गोल है, ये ग्राफ ऐसा है। तो मैंने कहा था हमारी ख्वाहिश ये है और हमारी विश लिस्ट ये है कि इसको ये कर दें, लिटा दें। मतलब अब आप जितनी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते रहेंगे, डिले नहीं बढ़ेगा। और ये चीज काउंटर इंट्यूटिव थी, सर ऐसा क्यों नहीं होगा? भाई 4 बिट में आप मुझे भी 4 डिजिट का नंबर दें, टाइम लगेगा। 40 डिजिट का नंबर दें, ज्यादा टाइम लगेगा। जब ज्यादा डिजिट्स होते हैं तो ज्यादा डिले आता है, जब और ज्यादा डिजिट्स होते हैं तो और ज्यादा डिले आता है। यहां पर वो चीज ब्रेक कर दी आपने। अब चाहे 4 बिट का नंबर हो या 40 बिट का नंबर हो, इट्स गोइंग टू टेक द सेम टाइम। दिस इज ह्यूज, ठीक है ना? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमने जो अपना आइडियल बनाया था, अपने अपने आइडियल की तलाश थी, हमें अपना वो आइडियल मिल गया, ठीक है ना? बड़ी बात हो गई आज ये। तो इस लिहाज से देखें तो दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रक्चर। ये बातें जी, क्वेश्चंस, कमेंट्स? सेकंड स्टेज में क्यों? देखिए सम आ गया ना, उसके बाद कितना डिले लगेगा? सेम टाइम लगेगा। यानी इसको चलने में इसका आखिरी आउटपुट कौन है? सम। कैरी तो पहले मिल गया ना। वही मिसाल ले लेते हैं, मान लो कि कैरी का डिले है 1.5 नैनो सेकेंड्स, सम का डिले है 2 नैनो सेकेंड्स, ऐसे ही कह रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि 2 नैनो सेकेंड बाद ये सारे इनपुट आ गए। अब ये ब्लॉक कब काम करना शुरू करेगा? 2 नैनो सेकेंड के बाद। कितना टाइम लगेगा? 2 नैनो सेकेंड। तो हर 2 नैनो सेकेंड में, अब चाहे आप 4 बिट रखें, 40 बिट रखें, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। जी, एनी कमेंट? कुछ इसके अंदर कोई फ्लॉ, कोई शॉर्टकमिंग अगर नजर आ रही हो? नंबर ऑफ ऑपरेंड्स बढ़ने से डिले बढ़ेगा। जी, ये बात बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व। और बताएं कुछ? देयर इज अ बिग ग्लेयरिंग, कहना चाहिए कि ब्लैक होल देयर, एक बहुत बड़ा। जी, यहाँ नंबर भी तो ज्यादा पड़ रहे हैं ना। कुछ भी करो तो मैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नंबर कर रहा हूं, थोड़ा दिल बड़ा करो, खर्चा तो होगा। जज़ाकल्लाह, ये वाली चीज है। यानी कि ये जो अभी तक काम किया है, दैट वाज समथिंग विच इज कॉल्ड एज जगलरी। ये मदारीपन है। मैंने आपको ये सौदा भेज दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन का जमाना और मैं आपको कोई इलेक्शन भेज दूं, ठीक है? मैंने आपको अच्छे सुहाने सपने दिखाए, बस एक मसला था, आंसर नहीं है इसका। सही गलत छोड़ो, आंसर ही नहीं है। सही गलत की बात कहां से आ गई? अभी तो आंसर ही नहीं निकला। मैंने आपको मेथड भेज दिया है, रिजल्ट ये देता ही नहीं है। इससे रिजल्ट थोड़ी मिलता है। देयर इज नो रिजल्ट। अभी तो हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं। अब आप इन नंबर्स को तो ऐड करें। अब मैं इन नंबर्स को कैसे ऐड करूं? फॉर इंस्टेंस मैं आपको दिखाता हूं। मैं कहता हूं यार इनको ऐड करना है। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो कैरी मिलेगी। अब क्या करूं? वो कैरी आगे भेज दूं और उसकी कैरी आगे भेज दूं और उसकी कैरी आगे भेज दूं, इस तरह। तो अब क्या हुआ? तो अब होगा ये सबसे आखिर में आपको ये आंसर मिलेगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा? पीछे से आने वाली कैरी पे, और वो पीछे से आने वाली कैरी पे, और वो पीछे से आने वाली कैरी पे। तो मैंने जो आपको दिखाया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, हमें सब कुछ मिल गया लाइफ में, पता चल रहा है नहीं, आखिर में आके आपको 2 नंबर मिले। उनको कैसे ऐड करें? उनको ऐड करने चाहते हैं तो फिर वही आ जाता है कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना? तो हम उसके करीब पहुंच गए कि विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, बट इट सीम्स कि ये नहीं हो सकता। तो कैरी रिपल एडर इज डेफिनेटली कैन नॉट बी यूज्ड। प्रॉब्लम क्या है अब ये समझो, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, आप उनको ऐड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे, हमने उनको ऐड किया इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, आखिर में हमारे पास 2 नंबर आ गए। कौन से 2 नंबर आ गए? ये हमें एक सम करना है। हम इन 2 नंबर्स को ऐसे सम करें कि इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हम 2 नंबर्स को ऐसे ऐड करें कि इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना? तो ये कैसे किया जाए? अब इसके लिए एक स्पेशल कहानी आती है, वो आप देखेंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? मसला क्या है? मसला ये है कि आपको जो कहा गया था भाई जबरदस्त इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स,
इट्स इंडीड इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, बट इतना सा एक प्रॉब्लम है कि आंसर नहीं दे रहा। आंसर के लिए आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, और दो नंबर्स को ऐड करना कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स है, ये हमें आता ही नहीं है, क्योंकि ना कैरी रिपल एडर से ऐसा होता है, ना कैरी लुक अहेड एडर से होता है। आप कैरी लुक अहेड एडर लगा दें, इट्स गोइंग टू टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। उसकी जगह हम क्या काम कर रहे हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, ठीक है ना। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर देयर आर रोज एंड देन देयर आर कॉलम्स, ठीक है। ये जो रोज और ये कॉलम्स हैं, इनके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। अच्छा, मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग मोबाइल फोन पे ही लगना है किंजा, तो उसके लिए क्लास से बाहर बहुत अच्छा माहौल है, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू सी द मोबाइल इन योर हैंड फ्रॉम नाउ ऑन। आपका मोबाइल आपके बैग में हो, कहीं हो, मेरे सामने नहीं हो। अगर हुआ मैं आपको बाहर भेज दूंगा, ठीक है ना। हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? सो ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में इस जगह की जो लोकेशन है, इसका एड्रेस क्या बनेगा? तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। अच्छा, ये वाली जो जगह है, इसका एड्रेस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसका एड्रेस होगा 0th रो एंड 0th कॉलम, इसका एड्रेस होगा 0th रो एंड 1th कॉलम, 0th रो एंड 10th कॉलम एंड सो ऑन। ये मेमोरी के अंदर है, ये मेमोरी की स्पेस है। हर जगह के अंदर मैं एक नंबर स्टोर करके लिख के रख रहा हूं उसमें। क्या मिसाल के तौर पे मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा ये, यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं ये, इसमें वैल्यूज में किस तरह से स्टोर करा रहा हूं? इट इज द सम ऑफ द एड्रेसेस। ith रो और jth कॉलम का सम है ये। 0000 प्लस 0000 क्या है? 000, ठीक है। 0010 प्लस 0001 बराबर किसके होगा? 0011। तो ये सारी वैल्यूज इस पूरे टेबल को मैं फिलअप कर देता हूं। ये बात समझ में आ रही है? एक मेमोरी टेबल है, एक मेमोरी में एक जगह एलोकेट करवाई मैंने, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज लिख दी। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं? हम काम ये करते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, इसको लेकर हम एक डब्बे में डालना है। इस डब्बे का नाम है SPU। इस डब्बे का नाम है SPU। SPU स्टैंड्स फॉर, थोड़ा सा अच्छा लगे तो बता देता हूं, इसका नाम है स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट। सुनने में अच्छा लग रहा है, स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट को इनपुट क्या है। स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट को इनपुट बिल्कुल यहां की तरह सम बिट्स और कैरी बिट्स, सम बिट्स और कैरी बिट्स। तो यहां पर जो इनपुट आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ये इनपुट और ये, तो दरअसल सम बिट्स आए हैं और कैरी बिट्स आए हैं। करना क्या है? हमें सम और कैरी को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा,
अब होता क्या है, सम और कैरी को ऐड करना है, तो ये जो स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट है ये क्या करता है, आपने इसको इनपुट दिया सम और कैरी, वो स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट उसको समझता है, जब ये आते हो कहते हैं अच्छा मुझसे ये कह रहे हैं इस रो में से और इस कॉलम में से जाकर वैल्यू फेच करो। तो ये जो स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट है इट्स अ मेमोरी फेचिंग यूनिट, या आप कह लीजिए कि इट इज अ मेमोरी वैल्यू फेचिंग यूनिट। इसका काम यह है कि मेमोरी से एक वैल्यू उठाकर लेकर आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं 0 1 0 0 सम की और कैरी की वैल्यू आ रही है 0 1 1 0, तो अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा इस रो में से और इस कॉलम में से वैल्यू उठा के लेकर आनी है, तो वो इस रो और इस कॉलम में से वैल्यू उठाएगा, वहां पे वैल्यू क्या है, वहां पर वैल्यू ये रखी हुई है मिसाल के तौर पे, तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब है ये काम किस तरीके से फेच करता है, ये देखता है कि इसमें से कौन सी रो है और उसमें से कौन सी कॉलम है, उसमें से वैल्यू उठा के लेकर आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो काम है ये मेमोरी इसी तरह होती है जैसे आप लोगों के भी ब्रेन में अपनी कुछ ना कुछ मेमोरीज है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 इज इक्वल्स टू 81। ठीक है ना, कैसे होता आपको सर, मुझे याद है। ठीक है ना, क्यों याद है, छोड़ दो बस याद है, सही। इसी तरीके से 23 मल्टीप्लाइड बाय 13 क्या आंसर होगा, 299। ठीक है, क्यों याद है, कहां से आ रहा है, ये कैलकुलेशन से नहीं आ रहा, आप इसको रट्टा कह सकते हैं, सर आपने रटी हुई वैल्यूज, हाँ जी रटी हुई है, मेरी गाड़ी का नंबर है 299 और मैंने देख लिया था कि 299 प्राइम नंबर है या क्या है, तो उस तरह से मैंने चेक किया तो देखा तो 23 मल्टीप्लाइड 30 याद हो गया। सो एवरीबडी रिमेंबर्ड सम नंबर्स, वो रट्टा है यार, ये वो रट्टा है। हमने कंप्यूटर को, बिकॉज कंप्यूटर क्या है, इज इट अ स्मार्ट मशीन, नो, कंप्यूटर इज अ डम मशीन, और डमस्टर्स का काम क्या है, रटना, तो हमने इसको रटवा दिया। ठीक है ना, तो हमने इसको रटवा दिया। अब ये वैल्यूज रटी हुई है, जो आपको वैल्यू रटी हुई होती है, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं 81 मल्टीप्लाइड बाय 81 इज इक्वल टू 6561। 81 का स्क्वायर जो होता है 6561 होता है, रटी हुई है। अब तुम ये देखो कि चाहे 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 आप पूछे, 2 प्लस 2 पूछे, या मुझसे 6 ये पूछे 81 मल्टीप्लाइड बाय 81, मैं आंसर उतनी स्पीड से दूंगा। व्हाई, बिकॉज मैं कैलकुलेट थोड़ी कर रहा हूं, मैं मेमोरी से उठा के लेकर आ रहा हूं। सिमिलरली जब यहां पे वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज मेमोरी से उठा के लेकर आनी है, तो वैल्यू कैसे उठाई जाती है, इंशाल्लाह हमारे पास टाइम बचा तो हम मेमोरी एक्सेस का मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें होता ये है कि आप चाहे यहां से वैल्यू उठाएं, या यहां से वैल्यू उठाएं, या यहां से वैल्यू उठाएं, या यहां से वैल्यू उठाएं, मेमोरी एक्सेस टाइम जिसे कहते हैं, मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो इक्विवेलेंट होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे, आपको इसका आंसर कितनी देर में मिलेगा, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन कि आप क्या वैल्यूज भेज रहे हैं वगैरह वगैरह, ये आपको उतनी ही देर में सेम टाइम में वैल्यू उठाकर लाकर देगा, और सारी बिट्स एक साथ मिलेंगी। ऐसे थोड़ी मिलेगा पहले ये फिर वो, क्यों, आप जा रहे हैं एक वैल्यू उठाई और उसको उसने डिस्प्ले करा दिया, आउटपुट लाइंस पे धकेल दिया, तो आपको सारे आउटपुट्स एक साथ मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काम कर रहा है इट इज स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। क्यों, क्योंकि मिसाल के तौर पे ये तो मैंने 4 बिट के लिए एग्जांपल बनाई थी, 4 के लिए क्यों बनाई सर, आप 5 के लिए बना देते यार, ये और ज्यादा बड़ा हो जाता ना, मेरे लिए बनाना मुश्किल हो जाता। लेकिन नाउ ये टेबल का साइज क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि यहां पर नंबर ऑफ बिट्स कितने, टेबल का साइज जो है वो नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपके पास जो मेमोरी है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है उस पे मेमोरी है, अब आप चाहे 4 बिट के नंबर्स का टेबल बना लें, आप चाहे 8 बिट के नंबर्स का टेबल बना लें, आप चाहे तो 16 बिट्स के नंबर का टेबल बना दें, एज लॉन्ग एज दैट टेबल इज इन द मेमोरी इट विल हैव द सेम एक्सेस टाइम। तो इसका मतलब है कि जो टाइम है वो नंबर ऑफ बिट से इंडिपेंडेंट ही रहेगा। और अब अगर मैं इसमें वही जो हम हमेशा बात करते हैं क्रिटिकल पाथ की बात करूं, तो सबसे आखिर में क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये आ रहा है, ये किसका इंतजार करेगा, यहां से आउटपुट आए,
और इसमें से कौन सा ब्लॉक है जो पहले चलेगा? 7। तो इसका मतलब है ये ब्लॉक और फिर ये ब्लॉक और फिर ये ब्लॉक और फिर यहां स्ट्रेट है इसका क्रिटिकल पाथ। चाहे आप सर आपने यहां से क्यों बनाया, यहां से बना देते, यहां से बना देते, आपकी मर्जी जहां से बनाए, बट द थिंग इज कि हमारे पास ये बन रहा है इसका क्रिटिकल पाथ। और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्रिटिकल पाथ ये इसका जो टाइम डिले है वो नंबर ऑफ बिट्स से इंडिपेंडेंट है। It is independent of the number of bits thanks to this spatial processing unit. अभी तक की चीज में कोई सवाल किसी ने कुछ पूछना हो तो प्लीज। सॉरी, हाँ मेमोरी का एक्सेस टाइम, लेकिन अब देखिए बात यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मेमोरी महंगी से महंगी होती जा रही है, सस्ती से सस्ती होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बड़ी मेमोरी और सारा नहीं है, तो मेमोरी का एक्सेस टाइम वगैरह जो भी है यस, बट दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर आप यहां पर देखेंगे बड़े नंबर्स के लिए इसका फायदा आपके पास ज्यादा है क्योंकि आपको फौरन मिल सकती है वैल्यूज। जी दोबारा बोलें। सर आपने ये नहीं बताया कि मेमोरी में जब आप सम और कैरी स्टोर करेंगे तो स्टोर कैसे होगा? अच्छा एक बात यह है कि सम और कैरी स्टोर कैसे होगा। भाई ये मेमोरी है ना, इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने एक दफा स्टोर करवा दिया, एक दफा आपने राइट कर दिया, क्योंकि ये सर्किट देखिए एक बात समझे, हम कौन है, हम हैं डिजाइनर। ये हम डिजाइन कर रहे हैं किसके लिए, अगले यूजर के लिए। यूजर इसको इनपुट्स देगा और उसको आउटपुट मिलेगा, उसने अंदर वैल्यूज नहीं लिखनी, ये वैल्यूज यहां पे हार्ड रिटन मैं दे दूंगा। ये सर्किट या ये लुकअप टेबल इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है, इस आर्किटेक्चर का हिस्सा है। तो हमने एज डिजाइनर लिख कर हार्ड कोड कर कर ये दे दिया। अब जो भी उसको यूज कर रहे हैं तो उसको सारी वैल्यूज लिखनी थोड़ी पड़ेंगी, उसको लिखी लिखाई मिल रही है और ये स्पेशल प्रोसेसिंग यूनिट वहां से वैल्यूज फेच कर करके ला रहा है। नहीं, डिपेंड्स कि ये होता है, ये जो चीज है बाय द वे इसका नाम होता है कैरी सेव एडर। इसका नाम होता है कैरी सेव एडर। व्हाई? बिकॉज वी आर सेविंग द कैरी फॉर अनदर डे। जो कैरी है आपने आगे तो नहीं दिया ना, आपने उसे रोक के रखा, बचा के रखा और अगली बार में ऐड करवाया, तो इसलिए इसे कहते हैं कैरी सेव एडर। इसका नाम होता है कैरी सेव एडर और ये इस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके टाइम डिले की एक्सप्रेशन बताइए, कैसे निकलेगी टाइम डिले की एक्सप्रेशन, क्या होगी, तरीकाकार क्या होगा कैलकुलेट करने? इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनाएं। हाँ है तो डिपेंडेंट, लेकिन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन निकालने के लिए मेथड क्या होता है? हाउ डू यू डिराइव दैट इक्वेशन? जी हाँ ठीक है, तो TSPU, फिर क्या? हाँ फुल एडर से, लेकिन किस तरीके से लिखेंगे? चलो TD इज इक्वल्स टू TSPU और प्लस, ये आंसर है, ये तरीका नहीं है। मैं तरीका पूछ रहा हूं किस तरीके से डिराइव करेंगे। मैंने आपको कई दफा डिराइव करके दिखाया। बिल्कुल, कितने ब्लॉक्स हैं जी? तो वो तो जनरल केस है ना कि डिराइव, मैं वही कह रहा हूं मेथड क्या होता है। सॉरी, तो कितने हैं वो? तो इक्वेशन क्या हुई? ये मेथड तो नहीं हुआ ना, यानी अब आप के की वैल्यू क्या है? तो अब आप, मैं वही अर्ज करूंगा, मैंने कैरी रिपल एडर में करवाया है, मैंने कैरी लुक अहेड एडर में कराया है। तरीकाकार क्या होता है इक्वेशन निकालने का? आप हमेशा उसके स्पेसिफिक केसेस देखते हैं और उससे आपको कॉमन डिनोमिनेटर या कॉमन स्ट्रिंग नजर आती है। यानी हमने देखा था 4 बिट के लिए क्या होगा, 5 बिट के लिए क्या होगा, 6 बिट के लिए क्या होगा, उससे हमें समझ में आया। तो देखो मैं वही कह रहा हूं, ये रिजल्ट, ये तो बेकार सी चीज है, इसको कोई फायदा नहीं है।
असल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं रिजल्ट निकाल किस तरह रहा हूं। तरीकाकार ये होता है कि आप इसके स्पेशलाइज्ड केसेस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 3 एडर हैं, अगर 3 ऑपरेंड हैं, तो कितने ब्लॉक्स का डिले होगा बताएं। अगर 3 ऑपरेंड हैं तो कितने ब्लॉक्स का डिले होगा जी? 1 ब्लॉक का डिले होगा। अगर 4 ऑपरेंड हैं तो कितने ब्लॉक्स का डिले होगा? 2 ब्लॉक्स का डिले होगा। 1 2 3 4। अगर 5 ऑपरेंड हैं तो कितने ब्लॉक्स का डिले होगा? 3। अगर 6 ऑपरेंड हैं तो कितने ब्लॉक्स का डिले होगा? 4। अगर k ऑपरेंड्स हैं, ये सोचने का तरीका ये है। आप लोग आंसर देख रहे हैं k-2, वो तो बेकार है, वो तो कभी भी आप खुद भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये k-2 तक पहुंचते कैसे हैं। आप स्पेशलाइज, आप वैल्यूज रख रख के देखते हैं और उससे निकलता है TSPU प्लस k-2 टाइम्स TFA। तो आपके पास TD की इक्वेशन है, TD इज इक्वल टू TSPU प्लस k-2 टाइम्स TFA। इसका और इसका ग्राफ बनाकर दिखाएं मुझे, N और TD का ग्राफ क्या बनेगा? तो ग्राफ तो बनाकर दिखाएंगे ना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक तो जब भी ग्राफ बने सबसे पहले लोगों के ध्यान में एक सीधी सी लकीर खिंच जाती है, स्ट्रेट लाइन। भाई क्यों स्ट्रेट लाइन भाई? अगर है तो वजह तो बताओ। हाँ बयान कैसा होगा ग्राफ? फिर स्ट्रेट लाइन। क्यों? रैम तो ये बताता है ये बढ़ रही है बिट्स, तो डिले बढ़ रहा है। भाई हो ना हो ग्राफ तो बना दो जी। क्या है? एन से इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट होता है तो ग्राफ कैसा बनता है जी? हाथ हिलाए बगैर बात करो अब। फिर हाथ हिल गया, फिर हाथ हिल गया। एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनेगा नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। उसका नाम क्या होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है? उसके लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होता है या जो एक्स एक्सिस होता है उसके लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है कि दिस इज अ डैश लाइन। एक लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, क्या कहते हैं उसे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना? ये बनेगा ग्राफ। और बाय द वे मैंने पहले यहां पे बनाकर दिखाया था, जब हम ये कहते हैं y इज इक्वल्स टू 3, तो इसका ग्राफ बना सकता है x और y एक्सिस पे। x y एक्सिस पे किसी को इसका ग्राफ बनाना आता है? हाँ शायद ग्राफ तो नहीं बनेगा इसका, नुक्ता.com नहीं। तो अब ये पता चला कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्सिस। और इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 3, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर एक चीज इक्वेशन में नहीं है तो भी उसका ग्राफ बनता है, तो भी उसका ग्राफ बनता है और वो शो करता है कि इट इज इंडिपेंडेंट। तो हॉरिजॉन्टल और इसका मतलब ये समझे। हॉरिजॉन्टल को बाय उर्दू में क्या कहते हैं? हाय हाय, लेटा हुआ, लेटा हुआ। तो दाव को मारो। इतनी सकील उर्दू माशाल्लाह। इसे कहते हैं उफकी, होराइजन को कहते हैं उफक। ठीक है ना? तो उसकी वजह से होता है उफकी। तो और फिर दूसरा क्या होता है? वर्टिकल। होराइजन पे जो रोशनी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? ठीक है ना? मतलब यार तुम लोग उर्दू ही नहीं आती। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? नहीं, अमूदी पता है कैसे? उफकी किससे निकला है? उफक से। अमूदी किससे निकला है? अमद से। उफकी किससे निकला है? अमद से। अमद से मिलता जुलता लफ्ज जो आपको आता है, आपने सुना होगा
अम्माद, अम्माद नहीं सुना? नाम है ना, नाम होता है अम्माद, और बड़ी मशहूर हदीस है, पता नहीं आप लोग ने इंटर में रटी थी कि नहीं। अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, इसका क्या मतलब होता है? नमाज दीन का सुतून। कैसा होता है? लेटा हुआ। तो फिर तो अमद किसे कहते हैं? सुतून को कहते हैं। और अमादुद्दीन, तो ये सारी चीजें। ये उर्दू इज सच ए वंडरफुल लैंग्वेज। आप लोग उर्दू पढ़े, आपको अरबी भी समझ में आने लगती है। तो लेकिन पता नहीं, बहरहाल खैर हम लोग ने अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए, तो वरना एनीवे कमिंग बैक हियर, TD इज इक्वल्स टू TSPU प्लस K माइनस 2 टाइम्स TFA। और इसका अब इसमें शायरी नहीं थी पर अभी नसर ही चल रही है। K और TD का ग्राफ कैसे बनेगा? जी हाँ ठीक है, मैं पहले ये बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ भाई, TD और K का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ बयान, रैंप, वो जो आप पहले कह रहे थे अब हो जाएगा रैंप, ठीक है ना। इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना होगा? यहां से देखो और बताओ इसका स्लोप कितना होगा? -1, तो फिर नीचे गिर जाएगा। देखो मैं अगेन आंसर में पूछता हूं, लेकिन ये चीजें तो मेथड से ही हो सकती हैं। TD इज इक्वल्स टू TSPU प्लस K माइनस 2 टाइम्स TFA, Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C से कंपेरेबल है। इसका मतलब है कि TD इज इक्वल्स टू TFA मल्टीप्लाइड बाय K प्लस TSPU माइनस 2 TFA। इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू एक्स एम सी। तो इसका मतलब है ये पॉइंट कहां पर है? ये है TSPU माइनस 2 TFA, ठीक है ना। और इसका जो स्लोप है ये बराबर है TFA के। मल्टी ऑपरेंड कैरी रिपल एडर कल जो पढ़ा था उसमें इक्वेशन आ रही थी K-1। K-1 इसलिए क्योंकि उसमें पहले में 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1। इसका K-2 यानी इसका जो ग्राफ है वो और नीचे होगा, क्योंकि अगर ये K-2 के लिए लाइन है तो K-1 जो होगा वो उससे थोड़ा ऊपर होगा। सेम स्लोप और ये इसमें डिफरेंस। अच्छा, एक सवाल इस सिलसिले में ये आया है, कि सर आप SPU हटाएं, आप इसकी जगह कैरी लुक अहेड एडर लगा दें। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है। वो बन जाएगा मल्टी ऑपरेंड कैरी लुक अहेड एडर। उसका जो नंबर ऑफ बिट्स के साथ रिलेशन आएगा वो लॉगरिथमिक आएगा। क्यों लॉगरिथमिक आएगा? क्योंकि याद कीजिए हम हर चौथी बिट कैलकुलेट कर रहे होंगे और कैरी लुक अहेड एडर का जो डिले है वो तो लॉगरिथमिक होता था। तो लॉगरिथमिक का मतलब ये है, अगर मैं कंपेयर करूं यहां आपके पास, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई देखो ये तो था कैरी रिपल एडर और कैरी लुक अहेड एडर वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस। ये है कैरी सेव एडर, ये है कैरी लुक अहेड एडर और ये है कैरी रिपल एडर। कैरी रिपल एडर से तो बहुत बेहतर है, नो डाउट अबाउट दैट, मैं अग्री करता हूं। लेकिन आप ये देखिए ना कैरी सेव एडर, तो कैरी सेव एडर इट इज लाइक यू हैव अचीव्ड द होली ग्रेल, ठीक है ना। इट इज लाइक यू हैव अचीव्ड द होली ग्रेल, आपने वो अचीव कर लिया यहां पे। तो ये इस तरह से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने इसमें अचीव कर ली, तो इसका डिले बहुत कम है, ठीक है जी। इस बारे में कोई सवाल किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, बाय द वे इसके अंदर अब अगर हम एक अंदाजा लगाएं, एस्टिमेशन लगाएं कॉस्टिंग का, तो इसके अंदर मेमोरी लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 बिट्स की बात करता हूं, 4 बिट्स का मतलब यह है कि मेरे पास ऐसे 16 कॉलम्स और 16 रोज हैं, तो 16 16 256,
इसका मतलब है 256 लोकेशन, 256 जी। अगर आप 4 बिट्स के नंबर ऐड करें तो 5 कंसीडर करें ना, 40 करें। गुड, सवाल सुने। सवाल ये है कि आप 4 बिट के नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम आंसर है वो तो 5 बिट में आ सकता है, तो फिर आप इसे 5 बिट कंसिडर करें ना। ये सवाल तो आपको बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि आप ये सोचें जब मैं a नॉट b नॉट d नॉट से लेकर an-1 bn-1 dn-1 तक कर रहा हूं, बहुत पहले से मुराद है पिछली क्लास में मल्टी ऑपरेंड कैरी रिपल एडर के जमाने में ही पूछ लिया जाए। वजह बिकॉज ये देखिए ना, a नॉट b नॉट से लेके an-1 bn-1, जब आप इसको ऐड करेंगे यहां से जो कैरी क्रिएट होगी वो कहां जाएगी, मैंने तो बताया ही नहीं। इसी तरीके से यहां जो कैरी क्रिएट होगी वो कहां जाएगी। आप नंबर ऐड कर रहे हैं n बिट्स के, आप n बिट्स के नंबर ऐड कर रहे हैं और मल्टीपल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो कितने बिट का जाएगा, n+1 n+2 n+3। आपने तो उन सारी चीजों की बात ही नहीं की, ठीक है ना। और यहां से जो नंबर होगा उसका क्या होगा। इसका जवाब ये है कि जैसे मैंने तो आसानी के लिए 4 बिट बोल दिया, आमतौर पे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसका क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक नंबर होता है वो 64 बिट जो कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होता है। अगर हमारा 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 16 बिट का नंबर है, 8 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 8 बिट का नंबर है, 4 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 बिट का नंबर है, इस तरह। इसका मतलब ये होता है कि भाई उसमें जो आंसर आएगा ना वो 0000 से लेके 1111 तक ही होगा, सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके। एट नो पॉइंट इन टाइम इट इज गोइंग टू ओवरफ्लो दिस, एट नो पॉइंट इन टाइम नंबर इससे बड़ा होगा। और सर हमें क्या पता, पीछे से डेटा आ रहा है नंबर बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसको कहते हैं ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, कुछ भी होगा, बट द रिजल्ट्स विल बी इनवैलिड। तो आमतौर पे जब मैं 64 बिट की बात करूं तो उसमें नंबर ना इस तरह से नजर आते हैं, यानी टक टक टक, समझ जाओ, बहुत सारे तो जीरोस ही होते हैं वो इस तरह से, ठीक है। तो और आपका ये कहना कि वो इतना बड़ा नंबर है कि उससे एक्सीड कर रहा है, भाई उससे एक्सीड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम फायर हो गया आपका, ठीक है। सो नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आओ मार्केट में, ठीक है ना, कुछ इस तरह से कर लो। सो यहाँ पे अगर 4 बिट का नंबर है तो इसका मतलब है इसलिए 4 बिट का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगेन मैं जो एस्टिमेट करना चाह रहा था वो ये कि देखिए 16 लोकेशन कॉलम 16 रोज, इसका मतलब है 256 तो लोकेशन हो गई, हर लोकेशन में 4 बिट का नंबर है। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई, अगर आप देखें तो वो 1024 बिट्स हो गई, यानी कि 1 किलो बिट। बहुत बड़ी मेमोरी है, अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा है ना यार, तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन नंबर भी तो छोटा है। अब अगर आपने ये था 4 बिट के लिए, जब अगर मैं कहता हूं 8 बिट्स, तो 8 बिट्स के लिए क्या होगा, वो हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, ठीक है ना, क्योंकि 16 कैसे आया था 2 की पावर 4। जब 8 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, आपके पास इतनी लोकेशन होगी हर जगह। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 16, और हर एक के अंदर जो नंबर स्टोर होगा वो 8 बिट का होगा। 8 बिट का मतलब है 1 बाइट का, तो इसका मतलब है कि ये कितना हो गया, ये इतने बाइट्स की लोकेशन होगी। 2 की पावर 16, यार ये कितने बाइट्स बन जाते हैं, चेक कर लो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाथ पर भूल जाए, लेकिन आई थिंक इट गोज इनटू मे बी हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स और समथिंग। कितना होगा 2 की पावर 16 कितना होता है, देखो जरा कैलकुलेटर पे। टू की पावर 8 कितना होता है वैसे, टू की पावर 16 is 65,000 समथिंग, तो इसका मतलब है 65,000 समथिंग की अगर बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 64 किलोबाइट्स। इट इज 64 किलोबाइट्स। अगेन ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आपका यार क्या हो गया, हम तो लुट गए, ठीक है। लेकिन फ्रॉम 1 किलोबिट विच इज एक्चुअली 128 बाइट्स, ठीक है ना, यस 128 बाइट्स, वहां से 64 किलोबाइट्स तक का सफर 8 बिट में। 16 बिट में क्या होगा, आई एम श्योर इट विल गो इनटू मेगाबाइट्स, ठीक है।
तो ये होगा। तो आप 16 बाइट तक के लिए कर सकते हैं, लेकिन 64 बिट के लिए करना ये फिर आपकी ठीक ठाक मेमोरी को खा जाएगा। ठीक है, सो एनीवे दिस इज कॉल्ड द कैरी सेव एडर। ये हमारे पास जो होता है ये कहलाता है कैरी सेव एडर, और इसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। हाउएवर वो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा नंबर ऐड करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगता चला जाए। ठीक है जी, सो नहीं होते हैं ऐसे केसेस जहां पे मल्टीपल ऑपरेंड्स होते हैं, आपके मल्टीपल नंबर्स आते हैं, आपने बहुत सारे एडिशंस करनी है, ऐसा थोड़ी से 2 ही नंबर ऐड होंगे। आप नहीं एएलयू नहीं, उसके अलावा भी तो आपको एड्रेस बनाने हैं। एएलयू के अलावा अगर आपने एक एल्गोरिथम रन करना है, वहां पे आपने इसके लिए डिजाइन करना है। ठीक है जी, कोई सवाल अगर किसी का है तो प्लीज। अच्छा जी, दिस वाज अबाउट द एडर्स। हमने एडर्स के हवाले से बात कर ली, और हमने जितने एडर्स पढ़े, नेक्स्ट वीक आपका जो क्विज होगा ट्यूसडे को होगा, तो उसके अंदर एडर्स आएंगे सारे। अभी जो हम करने जा रहे हैं काम, दैट इज अबाउट द मल्टीप्लायर्स। ठीक है, हम मल्टीप्लायर्स देखते हैं। मल्टीप्लायर हम ये देखेंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। हाउ डू वी मल्टीप्लाई द नंबर्स। तो अगर हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। सो लेट्स से 101 मल्टीप्लाइड बाय 110। आंसर क्या होगा? 0 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 0 0, और उसके बाद 1 1 जा 1 0 और 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है? इनको ऐड कर दो 0 1 1 1। दिस इज हाउ वी डू मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये तरीका कार है मल्टीप्लिकेशन का। ये है बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन। व्हेन वी हैव टू नंबर्स दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द नंबर्स। इस तरीके से हम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, अगर आप गौर फरमाएं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में किया क्या जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हम काम क्या कर रहे होते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पूरा नंबर सब कुछ 0 ही हो जाएगा। 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1। इसके लिए आपको क्या सर्किट चाहिए? 1 1 जा 1 1 0 जा 0। कौन सा सर्किट है जो आपको ये दे सकता है? इट इज सिंपली एन एंड गेट। तो इसका मतलब है हम एंड गेट की मदद से ये काम कर सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरी चीज ये, इसको इस तरह से देखें कि जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर लेफ्ट शिफ्ट होता है। जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा एक लेफ्ट शिफ्ट आएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर उठकर आ जाता है। जब 1 से मल्टीप्लिकेशन होती है तो वही नंबर उठ के आ जाता है। देखो 101, ये क्या लिखा हुआ है? 101, ये लिखा हुआ है 1, तो ये क्या लिखा हुआ है? 101, और उससे पहले 2 डिजिट्स हैं तो 2 शिफ्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सच्ची बात ये है, मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ द नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर इज शिफ्टिंग ऑफ द नंबर एंड एडिंग ऑफ द नंबर। वही नंबर है, आपने उसे शिफ्ट किया और ऐड कर लिया, शिफ्ट किया और ऐड कर लिया। आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर से क्या मुराद है? स्केलर का मतलब है, एक फैंसी वर्ड है ताकि आप लोग थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। स्केलर का मतलब है अ कांस्टेंट नंबर।
बस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है x, मेरे पास एक नंबर है x, मैं उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 101 से, मैं एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 101 से। ये x जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या है यार, ये n बिट का नंबर है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कहता हूं दिखाने के लिए कि जी x3, x2, x1, x0, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 101 से तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x0, x1, x2, x3, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस सेम नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा 0, 0, x0, x1, x2, x3, इन दोनों को ऐड करते जाओ, x0, x1, x2 प्लस x0 वगैरह वगैरह, कैरी यहां से जाएगी और सब कुछ होगा। तो अगर वही वाली बात यार मल्टीप्लिकेशन में किया क्या है, शिफ्ट किया है नंबर को और ऐड किया है। इन मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी एक्चुअली डू, वी शिफ्ट द नंबर एंड वी एड इट। अब इसको एक ब्लॉक लेवल डायग्राम में मैं कैसे शो करूं, हम इसको इस तरीके से शो करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करता हूं कि x मल्टीप्लाइड बाय 101, x मल्टीप्लाइड बाय 101, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट से मेरे पास एक नंबर है x। अब ये जो मैंने लाइन दिखाई है ना, ये लाइन एक बस है, ये लाइन एक बस है। क्या मतलब है कि ये एक सिंगल तार नहीं है, ये पूरा तारों का बंडल है। इसके अंदर x3 की अलग लाइन है, x2 की अलग लाइन है, x1 की अलग लाइन है, x0 की अलग लाइन है, लेकिन बहरहाल ये सिग्नल है। अब मैंने क्या करना है, इस x को लेना है और क्या करना है, इसको ऐड करवाना है। किससे ऐड करवाना है, x0, x1, x2, x3, इसी से ही ऐड करवाना है। हाउएवर वो नंबर दो प्लेसेस शिफ्ट होगा। तो अब हम आपको शो करते हैं ये चीज, इसके दो इनपुट्स हैं, इसके दो इनपुट्स हैं और इसके दो इनपुट्स में क्या हो रहा है, मैंने ये देखिए इसको यू करके बना दिया। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडर को रिप्रेजेंट करता है। एक्स नंबर आया डायरेक्टली इसको चला गया, ये दो मैंने जो इस तरह से टिक मार्क्स डाले, एक टिक मार्क शो कर रहा है कि आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है, दूसरा टिक मार्क शो कर रहा है कि आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो आपके पास जो नंबर आया दो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के साथ यहां पर आ गया। अब आंसर क्या होगा, वो दरअसल होगा यही x प्लस 2 लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन ऑफ x। तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि t होता है। ये इसके हार्डवेयर के रिप्रेजेंटेशन है, एक बात। दूसरी बात, ये सर्कल बना के प्लस जो बनाया है, ये क्या चीज है, ये जो मैंने सर्कल बना के प्लस बनाया है ना, ये दरअसल हमारा ये जो पूरा हम बनाते थे ना कैरी रिपल एडर, इस तरह से करके, और आपको पता है इसके अंदर भी दो हाफ एडर और कैरी का ब्लॉक वगैरह वगैरह, इस पूरी चीज को हर दफा बनाने से बेहतर है मैंने यूं दिखा दिया बस। इसके दो इनपुट्स होते हैं कौन से, A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3, ऐसा है ना। तो इसके इनपुट्स के नाम क्या रखें, A और B। ये A 1 बिट का नहीं है, एक लाइन नहीं है, एक तार नहीं है, ये तारों का पूरा बंडल है। इसमें कौन कौन से तार है, A0 का तार है, A1 का तार है, A2 का तार है, B2, A3 का तार है। ये एक तार नहीं आ रहा है, चार तार आ रहे हैं। कौन कौन से, B0, B1, B2, B3। अब मैं जब ये करता हूं ना कि मैंने इस पर ये दो निशान डाल दिए, तो इसका मतलब ये लिया जाता है, ओहो, मतलब ये है कि भाई देखो जहां इसका A0 लगाओ ना, वहां पर इसका B0 नहीं लगाना, जहां पर, क्यों, क्योंकि हमें ये लेफ्ट शिफ्ट देना है। लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा, आप देखिए, दिस इज सपोज टू बी x है ना, और हमने दो लेफ्ट शिफ्ट दिया, यानी अगर मैं इसको इस तरह के एडर में डालूंगा तो x0, x1, x2, x3 कहां जाएंगे, x0, x1, x2, x3, फॉर एग्जाम्पल x0, x1, x2, x3, ऐसा होगा। और दूसरे पॉइंट पे चूंकि यूं शिफ्टेड है तो ये शिफ्ट ही बताएगा कि अब x0 को यहां नहीं भेजो, यहां भेजो, नहीं, ये एक शिफ्ट है, एक और शिफ्ट, x0 को यहां भेजो, x1 को यहां भेजो। तो सर यहां और यहां क्या भेजें,
कुछ भी नहीं भेजो, इसका मतलब है कि ये 0 सपोज की जाएंगी और अब जो आंसर होगा वो आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको भी पता है इसका आंसर आएगा x0, इसका आंसर आएगा x1, इसका आंसर आएगा x0 प्लस x2, यहां से कैरी जाएगी और बिल्कुल वैसी कहानी। तो ये पूरा नक्शा बनाने की बजाय हम ये सर्कल दिखा देते हैं और इसके अंदर के जो होंगे वो चीजें देखी जाएंगी। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो अब देखिए वही होता जा रहा है। सर्कल ये क्या है भाई, एडर, इसके अंदर क्या होता है सर हमें पता है, इसके अंदर इस तरह से फुल एडर्स होते हैं। फुल एडर के अंदर क्या होगा सर, फुल एडर के अंदर इस तरह से हाफ एडर और हाफ एडर और यहाँ पे कैरी का ब्लॉक होगा और इस कैरी के ब्लॉक के अंदर क्या होगा एंड गेट और गेट, और इस हाफ एडर के अंदर क्या होगा जोर गेट, और जोर गेट के अंदर क्या होगा ट्रांजिस्टर की स्कीमेटिक, और ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा गेट, ड्रेन, सोर्स, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं, हम इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं। सो राइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन लेवल टू डिवाइस लेवल टू सर्किट लेवल टू लॉजिक गेट लेवल टू सबसिस्टम लेवल टू सिस्टम लेवल, ये डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। जब हम यहाँ एडर की बात करते हैं तो शो करते हैं प्लस से, लेकिन इसके पीछे सारी जो चीजें हैं यू कैन थिंक, और बड़ा मजा आता है अगर कभी ऐसा आपको मौका मिले इंशाल्लाह कि आप इसके फिजिकल डिजाइन पे काम करें। तो देयर आर व्यूज इन सॉफ्टवेयर कि आपके पास एक सिंबल है, उसके बाद ऑप्शंस होती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, डिफरेंट कीज के जरिए आप उसमें डिसेंड करते हैं उस पैकेज के अंदर, कि इस पैकेज के अंदर क्या झांकू, तो आपको नजर आता है आपने इस पैकेज में झांका ऐसे डब्बे बने हुए हैं, फिर आप एक डब्बे को सिलेक्ट करते हैं, इस पे झांकते हैं, आपको और डब्बे नजर आते हैं, फिर आप उस डब्बे को खोल के झांकते हैं, उसमें आपको लॉजिक गेट्स नजर आते हैं, फिर आप लॉजिक गेट के अंदर झांकते हैं, आपको ट्रांजिस्टर नजर आते हैं, फिर आप ट्रांजिस्टर में झांकने की कोशिश करते हैं, वो कहता है बस करो, इससे ज्यादा नहीं झांकना। ट्रांजिस्टर में झांकने का मतलब है उसका लेआउट, कहां पे कैसा पॉलीगॉन बनेगा। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज और इस तरीके से होता है। बट एनीवे द पॉइंट इज दिस कि यार मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कैन बी डन वेरी इजीली। कैसे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसके मुताबिक लेफ्ट शिफ्ट वगैरह करके ये कर सकते हैं। हम बाइनरी नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने इसीलिए पहले लिख दिया था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यानी आप एक फिक्स नंबर से कर रहे हैं, आप एक फिक्स नंबर से कर रहे हैं, वो फिक्स नंबर ये है, और x क्या है, इट कुड बी एनीथिंग, वो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। और ये जो नंबर होगा ऑब्वियसली हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, तो क्या ये नंबर 3 होगा या 5 होगा, भाई उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, इसका ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ बाइनरी इक्विवेलेंट के लिए चल सकता है, ये कोई डेसिमल नंबर सिस्टम की बात नहीं हो रही। एक दफा शिफ्ट हो गई तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दफा शिफ्ट कर 4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपने यहाँ पर 1 0 1 जिसका मतलब कि 5 से मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं है? अगर आप एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड करें, 101 का मतलब 4 प्लस 1 नहीं है, आपने x को मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस 1 से, तो x मल्टीप्लाइड बाय 4 करें प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 करें। आप ही के मुताबिक x मल्टीप्लाइड बाय 4 का मतलब है 2 लेफ्ट शिफ्ट और x मल्टीप्लाइड बाय 1 का मतलब है नो शिफ्ट, तो एक नंबर को 2 लेफ्ट शिफ्ट और एक नंबर को नो शिफ्ट करके ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। ये तो क्या है ना, तो अच्छी बात है आपने इस तरह से सोचा, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन, सो द थिंग्स आर रिकंसाइलिंग। मैंने कुछ शिफ्ट रजिस्टर्स लगाएंगे तो फिर एडिशन कैसे होगी, है ना। अच्छा जी, तो अब हम इसी की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी एक नंबर ले रहा हूं 37 मल्टीप्लाइड बाय x, 37 मल्टीप्लाइड बाय x कैसे होगा, तो सबसे पहले तो 37 को चेंज करो बाइनरी में, 2 1s are 2, 2 8s are 16, कैरी 1, 2 9s are 18, 0, 2 4s are 8, 1, 2 2s are 4, 0, 2 1s are 0। इसका मतलब है कि 37 is equals to 1 0 0 1 0 1, 1 0 0 1 0 1। तो अब हम इसकी लिए उसी तरह से ये पूरी कैलकुलेशंस करें, हम कर सकते हैं बिल्कुल।
और उसके मुताबिक एडिशन करें। मैं ऐसे करके दिखा देता हूं एक दफा फिर। x3 x2 x1 x0 मल्टीप्लाइड बाय 100101, इसका मतलब है हो जाएगा x0 x1 x2 x3, और उसके बाद दो शिफ्ट x0 x1 x2 x3, और उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शिफ्ट x0 x1 x2 x3, एंड देन यू एड इट। इसका मतलब है इसमें कितने एडर्स चाहिए आपको, इन दोनों को ऐड करना है और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको ऐड करना है। तो इसका मतलब है पहले मैं एक प्लस बनाऊंगा, उसमें आप देखिए x डायरेक्टली आ गया, और फिर दूसरा जो नंबर आएगा वो 1 2 शिफ्ट करके आएगा। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इसका जो रिजल्ट आया, इनका जो रिजल्ट आया उसमें मैंने एक और नंबर को ऐड करना है। कौन से नंबर को ऐड करना है, इस नंबर को ऐड करना है। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शिफ्ट है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ये दरअसल 37 मल्टीप्लाइड बाय x का स्ट्रक्चर है। यानी कभी कोई सा भी नंबर हो अगर उसे 37 से मल्टीप्लाई करना है, दिस स्ट्रक्चर विल डू द ट्रिक। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 37 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिस स्ट्रक्चर विल डू द ट्रिक। अच्छा, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। मैं क्लास में था, खैरियत है? हाँ हाँ ठीक है, डन डन, थैंक यू। अच्छा, इसी तरीके से मजीद प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं 26, 2 13 0, 2 6 12, carry 1, 2 3 6 0, 2 1 2 1, 1 1 0 1 0। तो क्या करना होगा, वही कहानी, अगर मेरे पास एक नंबर है x3 x2 x1 x0, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 0 1 0 से, तो सबसे पहले छूटते ही एक शिफ्ट आ जाएगा 0 x0 x1 x2 x3, फिर 1 2 3 शिफ्ट के साथ 1 2 3 शिफ्ट के साथ x0 x1 x2 x3, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 शिफ्ट के साथ x0 x1 x2 x3 ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, पहले जो नंबर आ रहा है, अब यहां देखिए जो नंबर आ रहा है उसमें एक शिफ्ट होगा, अब वो एक शिफ्ट के साथ आया। दूसरा जो नंबर है उसमें कितने शिफ्ट हैं, 1 2 3 1 2 3, फिर इसका जो रिजल्ट आया उसमें कितने शिफ्ट हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय 26 का। कहने का मकसद ये है कि एक और चीज देखें आप, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। और जो चीज मैं इन एग्जांपल से सीख रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 37 के लिए हमने सब कुछ किया, मैं इतने तरद्दुद में नहीं पढ़ना चाह रहा यार, मैं नंबर देख के डायरेक्टली बना सकता हूं। 1 नंबर डायरेक्ट आएगा, उसके बाद 1 कितनी देर के बाद है, 2 शिफ्ट के बाद, 2 शिफ्ट, उसके बाद 1 कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 3 4 5 डंडियां डाल दी। इसकी बात करें, x डायरेक्टली आया, डायरेक्टली आ गया, फिर 1 कितने बार के बाद है, 2 के बाद है, 2 शिफ्ट के बाद कर दिया। इसके लिए बात करें 1 1 0 1 0, ये वर्किंग एडिशनल है, वी डोंट रियली नीड दैट। पहले नंबर कैसे आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा, एक शिफ्ट के बाद। दूसरा नंबर 1 2 3 3 शिफ्ट के बाद, उसके बाद 4 शिफ्ट के बाद, उसके बाद रिजल्ट, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो प्रैक्टिस के लिए हम एक और कर लेते हैं नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 58। अब 58 किसके बराबर होता है, तो 58 के लिए कर लेते हैं 2 2 4 2 9 18,
0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1, 2 7s are 14, 0, 2 3s are 6, 1, 2 1s are 2, 1। तो इसका मतलब है 58 बराबर होता है 111 0 1 0। अब 111 0 1 0 को देखते हुए आप इसका ये शिफ्ट एंड ऐड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 0 आया, यानी पहली वैल्यू तो एक शिफ्ट के साथ। फिर 1 कब आ रहा है? यहां। उससे पहले कितने डिजिट्स हैं? 3। तो भाई दूसरे इनपुट पे 1 2 3। उसके बाद जो आ रहा है वो 1 2 3 4 5। उससे पहले कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। फिर उससे पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। ये बन गया स्ट्रक्चर। बताओ, इज इट वेरी डिफिकल्ट? आसानी से बन सकता है? बन सकता है। ये रो आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए 15 के लिए, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए 36 के लिए, आप लोग स्ट्रक्चर बनाए 71 का, आप लोग बना रहे हैं 101 का, लास्ट कॉलम आप लोग 129 के लिए बनाइए।
दूसरा तीसरा आमना दूसरा फातिमा आमना अशरफ आदिया ज़ैमा अलीका जवेरिया विशाल अजय खान मेहनत सैली वसीम आयल मामा मामा राहिल तैयब अहमद अज़ान हुसैन फायज गुलसमीन जवाद बयान अलीका अलिस्मा इस्मा अब्दुल्ला उमर आकाश सामा
अच्छा, काफी लोगों ने बना दिया है, बट एनीवे ओवर द इयर्स कुछ छोटे मोटे चेंजेस चीजों में आ रहे होते हैं। ये एक चीज जो मैंने कुछ अरसे से नोटिस किया है, वो एक फाइनल ईयर की एक अजीब अदा है। वो ये है कि दूसरे पर लद कर जिंदगी गुजारनी है। ये अपना पेपर नहीं लेकर आएंगे, कुछ नहीं, किसी एक के ऊपर सवार हो जाएंगे कि बस अम्मी तो मेरे साथ है नहीं या अब्बू तो मेरे साथ है नहीं, तुम्हें मेरी परवरिश कर दो, मुझे पाल पोस के यहाँ से निकाल दो। ना अपना पेपर है, ना अपना पेन है, ना अपनी कॉपी। बताते सर पेपर मेरा है, तो कॉपी मेरी है, दिमाग इनका है, तनख्वाह भी नहीं मिलती, ऐसों को तनख्वाह भी नहीं मिलती। तो अब बेचारे बहरहाल अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, मेरी हमदर्दियां उनके साथ है जो ऐसे लोगों का बोझ उठा रहे हैं अपने नातवा कंधों पर। बिकॉज आप लोगों को देखे ना, आप लोगों को अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, लेकिन चलो अच्छा है अभी से जमाने का बोझ उठाना आगे। लेकिन भाई ऐसे पैरासाइट्स क्यों बने हुए हो यार, दूसरे का खून पी रहे हो, पेपर खा रहे हो, सब कुछ अपना कुछ लगा लो, अल्लाह और देगा। एनीवे वेरी क्विकली, इसमें सबसे मुश्किल वाला, सबसे कॉम्प्लिकेटेड 129 सीम्स टू बी हमने उन लोगों को दे दिया, इन लोगों को सबसे छोटा नंबर दिया। लेट्स सी 15 इज इक्वल्स टू 1111, ठीक है, 15 इज इक्वल्स टू 1111। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये डायरेक्ट आ गया और ये फिर एक शिफ्ट के साथ, फिर 1 यहां पर है, 2 शिफ्ट के साथ, फिर 1 यहां पर है, 3 शिफ्ट के साथ। यार ये तो ज्यादा ही बन गया। ओके सॉरी, अच्छा डायरेक्ट शिफ्ट 36 इसके बराबर होता है 100 100 100, ये 36 है। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो अगर देखें तो पहले वाले में 2 शिफ्ट और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 x, ये 36 का स्ट्रक्चर बना है। 71 का इक्विवेलेंट क्या है? 1 0 0 1 1 1। इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? इट्स दिस। सो 1 डायरेक्टली आया, उसके बाद एक शिफ्ट, उसके बाद 2 शिफ्ट, और उसके बाद जो है वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने शिफ्ट के साथ। ओके, इसके बाद है 101। 101 का इक्विवेलेंट क्या है? 1 1 0 0 1 0 1, 1 1 0 0 1 0 1। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो पहले तो 1 एज इट इज, दूसरा जो 1 है 2 शिफ्ट के साथ, उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दैट इज फॉर 101। 129 का इक्विवेलेंट क्या है? 1 कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 1। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 1 1 डायरेक्ट और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो मेरा ख्याल है ये वो टॉपिक है जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि यार प्रैक्टिस हमारी ज्यादा नहीं हुई। अगर आप क्लास में करें तो देखिए 5 तो मैंने अभी करवा दिए, और उससे पहले मजाक ही मजाक में कोई 3 4 तो वो भी करवा दिए। सॉरी, अरे अरे आप लोग की बदगुमानियां जो है ना मुझसे जो है वो पता नहीं बुक्स के दर्जे तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप शक्ल पे नहीं जाए, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, तो ये है। हाँ तो क्लास में कराओ, मैं 129 थोड़ी दूंगा, 130 दे दूंगा। लेकिन द थिंग इज कि टॉपिक समझ में आ रहा है ना ये किस तरह से होता है। अच्छा बाय द वे मैं एक बात बता दूं, ये जो मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं, दिस इज लाइक द सीड्स ऑफ समथिंग जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। आज तो हम उसको कंप्लीट जहां तक कर सकते हैं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का सवाल हर साल मैं पेपर में देता हूं बताकर, कंफर्म, यानी आपको अभी से पता है
कि जी मल्टीप्लिकेशन जो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे वो पेपर में आ रही है, अभी से बता दिया मैंने, नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने पिछले जितने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने फर्स्ट टाइम 2006 में पढ़ाया था शायद, उस वक्त से अब तक हमेशा हमेशा मैं इसका सवाल देता हूं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इट इज लाइक कंक्लूडिंग टॉपिक। उसके अंदर आप एक सवाल पूछे, उसमें आपने एडर भी पूछ लिया, आपने मल्टीप्लायर भी पूछ लिया, आपने बहुत सारी चीजें पूछ ली इस वजह से, ठीक है। अब आप कहना होता था मुश्किल है, हम हाथ पैर डाल के बैठ जाए, नहीं, इसका मतलब ये यार एक सवाल कंफर्म आ रहा है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आपने वो कर लिया, आपका वो 7-8 नंबर का सवाल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाउएवर उसकी जो बेसिस है वो इसके अंदर है। अब आप अपनी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी में एक साथ पासिंग चाहिए, अलग अलग होती है, साथ हो जाती है यार। सोचो पास होना कितना आसान हो गया पहले में, प्रैक्टिकल से तो इतने आ जाएंगे, ठीक है ना, और सेशनल से तो उतने आ जाएंगे, बाकी 7 तो यहीं से आ रहे हो गया। एनीवे, कमिंग बैक हियर, मैंने बहुत सारे सवालात आप लोगों को करवा दिए, एंड आई नाउ बिलीव कि अगर आपके पास एक नंबर आए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसका स्ट्रक्चर बनाना किया जा सकता है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि ना नंबर्स लुक्स माइट बी डिसीविंग। हमने यहां पे नंबर दिया 15, 36, 71, 101 और 169। इन लोगों को सबसे छोटा नंबर मिला, उन लोगों को गरीब सबसे बड़ा नंबर मिल गया। तो इट लुक लाइक कि भाई इनकी जिंदगी आसान है, इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल होगा, उनका कॉम्प्लिकेटेड होगा, आदमी को ख्याल आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इनफैक्ट इसका उलट हो रहा है। ये स्ट्रक्चर देखें, 36 देखें, 71 देखें, 101 देखें, ये तो जो नंबर ऑफ एडर्स हैं, जो स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इसका मतलब है नंबर पे तो डिपेंड नहीं कर रहे। वी कैन सी इट फॉर आवरसेल्व्स। यार वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो नंबर ऑफ वंस पे डिपेंड करेगी। यस, दैट इज द राइट कंक्लूजन। 4 वंस हैं, कितने एडर हैं? 3 एडर हैं। 2 वन हैं, कितने एडर हैं? 1। 4 वन हैं, कितने एडर हैं? 3। 1 2 3 4 वंस हैं तो 3 एडर। इसका मतलब ये है लो जी, इसी के अंदर चेकिंग मैकेनिज्म में बिल्ट इन है। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, सही बनाया है या गलत बनाया है, वो तो आपको उसको देखते ही आप चेक कर सकते हैं। या जो नंबर बाइनरी का आया, बाइनरी के नंबर को देख के आपने कंफर्म बता दिया कि उसमें कितने एडर्स बनाने हैं। उसके बाद जो आप गलती कर सकते हैं वो सिर्फ शिफ्टिंग डालने की कर सकते हैं, होपफुली, ठीक है ना। तो ये बात है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि अगर हमने एक नंबर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें बहुत सारे वंस हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो सर्किट बनेगा उसमें बहुत सारे एडर्स होंगे या बहुत सारे -1 एडर्स होंगे, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे एडर्स होंगे। यार देखो, जितने ज्यादा एडर होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतना ज्यादा साइज बड़ा होगा, जगह ज्यादा लेगा, स्लो होगा, कॉस्टली होगा, ब्ला 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 ब्ला। नाउ द थिंग इज कि हम ये चाहते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स सिंप्लीफाई हो सके। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दैट? तो उसका एक तरीका ये है सिंप्लीफाई करने का कि ये जो नंबर है, इसमें जो नंबर ऑफ वंस हैं, और सुनने में क्या कह रहा हूं, इट्स समथिंग काउंटर इंट्यूटिव। ये जो नंबर है ना 15, इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1111, मैं बाइनरी इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ वंस कम कर दूं। इफ आई डिक्रीज द नंबर ऑफ वंस in the binary equivalent of 15, we will have simpler structure. This is my statement. Why is it counterintuitive? ये counterintuitive क्यों है जी? ये counterintuitive मैं क्यों कह रहा हूं? 15 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, 15 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, मैं उसमें अगर नंबर ऑफ वंस कम कर दूं तो वो सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या चीज है जो कि लॉजिकली उल्टी लग रही है? या सही है? ऐसा सुनने में सही लग रहा है? हाँ सीरत, आप बताएं क्या इसमें काउंटर इंटरवल? अजीब सी बात कर रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ वंस को चेंज कर देंगे, देखिए 15 इज इक्वल्स टू 1111। इफ यू चेंज इट समहाउ, इट वोंट बी 15, इट वोंट बी 15। हाँ, ये जो है ये काउंटर इंटुइटिव चीज है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसका फिर एक मेथड है। हम एक नए मेथड से काम करेंगे
और उसके जरिए दैट इज कॉल्ड वी विल हैव अ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15. We will have a binary equivalent of 15 which will have less number of ones than this one, and that method is called recursive recoding algorithm. ये कैसे होगा देखते रहिए हमारा शो नहीं